अनिल, जय हिंद जी। तो मेरा कहना यही जी है, लोगों की फिजिकल सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी, इन दोनों मुद्दों को क्लब करके आप देखें तो रोड एक बहुत बड़े मुद्दे के तौर पर सामने आता है। क्या लगता है, राहुल गांधी की जो प्रो पीपल पॉलिटिक्स है और साइंटिफिक अप्रोच की बात उसके कर रहे हैं विवेक देश पांडे जी, इन दोनों को की क्लबिंग क्या आपको होती हुई दिख रही है? साइंटिफिक अप्रोच और प्रो पीपल पॉलिसी आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन की जो बुनियादी शर्त है कि साइंटिफिक अप्रोच के साथ प्रो पीपल पॉलिसी, ये होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? जी अभिषेक जी, आप ठीक कह रहे हैं कि जो प्रो पीपल पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल अब समाप्त सी हो चुकी है और बहुत जरूरी है कि उस तरफ जो हमारी हुकूमतें हैं उनका फोकस जो है आम आदमी की तरफ हो। अब राहुल गांधी का मैं क्या देख रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं रहता था राहुल गांधी जी से, जब से उन्होंने भाई भारत जोड़ो यात्रा जब तक उन्होंने शुरू नहीं की थी। तो एक हम सब ने स्कूल में बायोलॉजी में पढ़ा है कि कोई लार्वा होता है, फिर उसका प्यूपा बन जाता है और सडनली मतलब वो केंचुए की तरह होता है और फिर वो उसमें एकदम कायाकल्प होता है और वो बटरफ्लाई बन जाता है। अभूतपूर्व चेंज, मतलब गजब चेंज आ जाता है। तो वही जो है जिसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, वही मेटामॉर्फोसिस मैं राहुल जी में देख रहा हूँ इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ। जी। और जितने भी जो लोकप्रिय नेता होते हैं, जो लोकतांत्रिक नेता होते हैं, जैसे मुझसे पहले बैरक ओबामा जी का भी जिक्र आया, उनको भी हम अक्सर देखते थे कि अपनी संडे की चर्च में जा रहे हैं और जो लंच होता है संडे का वो सर्व कर रहे हैं, अपनी कड़छी से डाल रहे हैं सबकी प्लेट में, इस तरह के जनता से जुड़े हुए। तो अब एक तरफ माओ से तुंग है, वो कहते हैं पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, जी। कि सत्ता की ताकत जो है वो बंदूक की नाल से निकलती है, यानी खौफ डर का माहौल पैदा करो। ये तो यहाँ भी तो वही हो रहा है सर, यहाँ भी माओ से तुंग की थ्योरी के विरोधी होने का दावा करते हैं लोग और जेएनयू में राष्ट्रवाद लाने के लिए टैंक लगाने की बात करते हैं कि टैंक की प्रतिकृति वहां लगाई जाएगी। एग्जैक्टली। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इनको गांधी को, लोहिया जी को देखते हैं, जो आम आदमियों के बीच में जाके रहते। लोहिया जी एक अटैची रखते थे, उनको सारा सामान था और किसी के भी घर में जाकर के रुक जाते थे, ट्रेन में सफर करते थे। गांधी जी आए, बहुत अच्छे खासे जिसको कहते हैं कि अमीर कैटेगरी में उनको रख सकते थे, बैरिस्टर थे, टाई सूट सब चीज, लेकिन उन्होंने देश का माहौल देखा तो उन्होंने कहा मैं रेलगाड़ी में सफर करूंगा और थर्ड क्लास के डब्बे में सफर करूंगा, ताकि मैं जनता के संपर्क में आऊं, उनको समझूं, उनके दुख को समझूं, उनके दर्द को समझूं, उनसे वार्तालाप करूं। और राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनको, मुझे लगता है ये बात समझ में आ चुकी है। और वो जिस तरह से आपने बताया, कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेस में जा रहे हैं, कभी मुखर्जी नगर में जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके बीच में जा रहे हैं, कभी ट्रक ड्राइवर के साथ उसकी समस्याओं को, उसके दुख को, उसके दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अमेरिका में जाके देखते हैं कि क्या फर्क है। वो कह रहा है जी ये जो सीट है तो वो ना सिर्फ आगे पीछे हो सकती है, इसको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। और एक लॉग बुक है ऑटोमेटिक, उसमें आप उस ट्रक को आप 14 घंटे से ज्यादा चला नहीं सकते भाई। आप 10 घंटे चलाएंगे, 2-3 घंटे लोडिंग अनलोडिंग का रहेगा, 10 घंटे आपको सोना ही सोना, ये अनिवार्य है, लॉग बुक है, वो चलने नहीं देगी आपको। और वो कहते हैं आरटीओ का यहाँ दिक्कत नहीं है, कोई फालतू के चालान नहीं काटे जाते, परेशान नहीं किया जाता वगैरह, यानी जो डिग्निटी ऑफ लेबर की जिसकी विवेक जी ने बात की, उन्होंने देखा कि क्या फर्क है चीजों को। अच्छा, होता क्या है कि जैसे सोक्रेटिस था, तो सोक्रेटिस क्या करते, सुकरात जी क्या करते थे, वो प्रश्न पूछा करते थे। वो इतने महान फिलोसफर इसीलिए बने कि वो प्रश्न पूछते थे। ही वाज वेरी इंक्यूसिटिव, मतलब जिज्ञासु थे, प्रश्न पूछा करते थे। राहुल गांधी को भी मैं उसी रूप में देखता हूँ, वो प्रश्न करते हैं, चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, एंड ही इज अ गुड लिसनर। अच्छा, मतलब सुनते भी हैं दूसरे को, ये नहीं कि मन की बात कही और टाटा बाय बाय, वो नहीं करते। तो राहुल गांधी जिस तरह से जिस यात्रा पे चल रहे हैं, धीरे धीरे उनका मेटामॉर्फोसिस हो रहा है और बहुत ज्यादा एक बड़े नेता के रूप में वो इवॉल्व करते चले जा रहे हैं। और आप देखिए ना, अब उनके पास संसद सदस्य भी नहीं है, लेकिन उनकी ताकत, जब वो पार्टी के शायद कभी अध्यक्ष भी रहे थे या संसद सदस्य रहे या जो भी बीच बीच में रहे, आज राहुल गांधी की ताकत, पहले जो भी उनकी ताकत जितनी भी रही हो, चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उनकी, उससे ज्यादा राहुल जी की ताकत मैं आज मानता हूं, क्योंकि पावर कम्स फ्रॉम पीपल, जनता से ताकत आती है। और ये भी कहा जाता है कि पावर ऑफ द पीपल इज ऑलवेज ग्रेटर देन पीपल इन पावर।
जो लोग सत्ता में हैं उनसे ज्यादा ताकत जो है वो आम आदमी में हमेशा रहती है। और जी हम तो अभिषेक जी, क्योंकि हम तो 1977 में हमने वो जयप्रकाश आंदोलन को भी देखा, और उसमें जो दिनकर जी की कविता हम अक्सर पढ़ा करते थे, और आप इजाजत देंगे तो मैं 4 लाइनें वो दोबारा से दोहराना जी, चाहता जरूर हूँ जरूर। दिनकर जी की। तो उस समय ये जो जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन था, उसमें ये कविता, ये 4-6 लाइनें हर भाषण में, हर स्टेज पे गाई जाती है। आप लोग काफी अभी भी याद रखते हैं, लेकिन भूल गए। तो कहते हैं, लिखते हैं कि आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों में, राजप्रसादों में, तहखानों में। देवता कहीं सड़कों पर मिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों और खलिहानों में। जिस बात को विवेक जी ने कहा, वो है असली देवता। ये राम मंदिर बना रहे हैं, वहां असली देवता नहीं। राम जी तो कण कण में बस रहे हैं। राम जी को आप संकुचित नहीं कर सकते एक मंदिर तक, वो तो हर कण में बसते हैं। ठीक है, तो असली जो देवता है वो ये है खेत और खलिहानों में। फिर वो आगे लिखते हैं दिनकर जी, ये 77 से पहले की बात है, कि फावड़े और हल राजदंड बनने को है। फावड़े और हल, ये सिंगोल राजदंड नहीं है, असली राजदंड है फावड़े और हल। तो फावड़े और हल राजदंड बनने को है, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, और दोराहा समय का रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो आज वही है, ये जो बड़े बड़े बादशाह की तरह जो लोग रहते हैं ना अपने शीश महलों में, और जनता से दूर, जनता को तो 100 मीटर के से ज्यादा नजदीक आने नहीं दिया जाता, और अकेले फ्रेम में रहेंगे, फोटो के फ्रेम में भी अकेले ही रहेंगे, और किसी को मतलब कोनी मार के परे जनता कर की दिया पहचान जाएगा। तो सफेद कपड़ों से होती है कि वो सफेद कपड़ा, वो भी देखा गया है जी। फिर आप देखिए ना, गांधी जी 3rd क्लास में चलते थे, दलित हरिजन वाल्मीकि बस्ती में ठहरा करते थे। तो गांधी जी से ज्यादा पावर मैं नहीं समझता इस देश में किसी नेता के पास रही है, क्योंकि वो जनता से जुड़े थे। जब आप एक पावर ग्रिड है, ये जनता जो है एक तरह से पावर ग्रिड है, जब आप इस पावर ग्रिड में अपना कनेक्शन जोड़ देंगे तो आपको इतनी पावर आ जाएगी कि वो किसी भी बादशाह, किसी भी प्रधानमंत्री, किसी भी मतलब चाहे वो कोई कैपिटलिस्ट हो, अदानी हो, अंबानी हो, बड़ी अच्छी बात अनिल जी आपने कही। अनिल जय हिंद जी, क्या लगता है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जो माहौल बना रहे हैं, 10 महीने हैं लोकसभा चुनाव में, 10 में हो सकता है बीच में कभी भी हो जाए चुनाव, जो हालात दिख रहे हैं, तो क्या इतने कम समय में कांग्रेस पार्टी अब एक बार फिर से कमर कसती हुई दिखाई दे रही है? क्या इसके लिए हमें 23 जून की पटना बैठक का इंतजार करना ज्यादा उचित रहेगा कि कांग्रेस वाकई जमीन पर क्या करती है? अभिषेक जी, 23 जून को एक बहुत बड़ी घटना होने जा रही है। जैसा जब भी 23 जून का जिक्र आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो 1975 को 25 जून को एक जयप्रकाश जी ने जो 23 जून को संजय गांधी का प्लेन भी क्रैश किया था 80 में। 80 में, ठीक है। तो वो जो है एक ऐतिहासिक मोड़ आने वाला है, मेरा अपना निजी तौर पे। और मैं इस बात को आज से या 2 महीने से 4 महीने से नहीं जाना। आप जानते हैं कि मैं पिछले साल जब से ये महागठबंधन बिहार में बना, तो मैंने कहा ये महागठबंधन पूरे देश की राजनीति को बदलने जा रहा है। तो वो जो घटना होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि एक बड़ा कारण जो 2019 में देश की जनता ने मोदी जी को वोट दिया, उसका एक ये बड़ा कारण ये था कि लोग कहते थे भाई विकल्प क्या है। एक विकल्पहीनता की स्थिति वास्तविकता में थी 2019 में। अब एक सशक्त विकल्प साफ नजर आ रहा है, जो डाइवर्सिफाइड है, जिसमें कहीं स्टालिन खड़े हैं, कहीं ममता खड़ी हैं, कहीं सिद्धारमैया जी खड़े हैं, और तमाम मुख्यमंत्री खड़े हैं। नीतीश जी हैं, तेजस्वी हैं, अखिलेश हैं, चंद्रशेखर रावण हैं, जयंत जी हैं। तो मतलब एक पूरा जिसको कहते हैं भारत का एक नक्शा नजर आ रहा है, वो 2023 को नजर आएगा, और लोगों के सामने एक विकल्प होगा मोदी जी का। तो ये विकल्प होना एक बहुत बड़ी राजनीतिक रूप से एक बहुत बड़ी चीज है। और दूसरी तरफ जो आपने जिक्र किया, भाई एक कैटेगरी होती है जनरल, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट। मोदी जी जब आए उन्होंने अपने आप को ओबीसी कैटेगरी से आइडेंटिफाई किया। प्रोफेशनली उन्होंने अपने आप को चाय वाला कैटेगरी से आइडेंटिफाई किया, गरीब घर से आइडेंटिफाई किया। लेकिन ना गरीबों के लिए कुछ खास हुआ। जो उनकी नीतियां हैं वो तो अदानी और बड़े बड़े पूंजीपतियों के ही फेवर में जा रही है। अदानी साहब 77,000
करोड़ रुपया 24 घंटे में कमाते हैं। गरीब जो है वो नीचे का 50%, वो 64% जीएसटी देता है, ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट है। और ऊपर का जो 50% अमीर है वो 36% जीएसटी दे रहा है इस देश में। और अदानी जैसे जब जयपुर में एयरपोर्ट करते तो वो बेचारे इतने वो लाचार या गरीब है, उनकी जीएसटी माफ कर दी जाती है एयरपोर्ट खरीदने में, लेकिन नमक की थैली आप खरीदेंगे तो जीएसटी लगेगी। इस तरह की चीजें हो रही। तो उन्होंने ना कुछ चाय वालों के लिए किया, ना गरीब के लिए किया। ओबीसी तो आप जानते ही हैं कि कास्ट सेंसस का मामला इतने दिनों से अटका पड़ा है। सारे कोर्ट में जो भी जन कल्याण की जो नीतियां ओबीसी के फेवर में होती हैं वो रोक दी जाती है कोर्ट में कि भाई आप जनगणना के आंकड़े लेके आइए। और एक ओबीसी प्रधानमंत्री होते हुए वो कास्ट सेंसस नहीं हो रही। तो मोदी जी जो है वो घिर चुके हैं। और वो उनकी जो बीजेपी की एक जो नीति है या रणनीति है या राजनीति है, वो है मोदी जी को एक अवतारी पुरुष बनाने की। आपने कर्नाटक में देखा कि नड्डा साहब कहते हैं कि भाई साहब आपके सामने मौका है, जनसभा में बोल रहे नड्डा साहब कि मौका पड़ा है, सुनहरी अवसर है, आशीर्वाद ले लो मोदी जी का, चूक मत जाना। और फिर शाह साहब आते हैं, 5 कैंडिडेट नहीं। दरअसल अनिल जी, नड्डा साहब को भरोसा हो गया कि कहीं लोकसभा चुनाव के बाद वो आशीर्वाद देने की हैसियत में ना रहे, इसलिए वो चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी लोग आशीर्वाद ले लें। हाँ, ले लो। और फिर वो जैसे आपने अमित शाह जी को देखा, 5 कैंडिडेट खड़े, बोला इनको जिताने का चुनाव नहीं है, ये 5 कैंडिडेट को जिताने का नहीं, ये तो कर्नाटक को मोदी जी के हाथों में सौंप देने का चुनाव। तो जनता से दूरी बनाए रखना, शीश महल में रहना, मन की बात करना, दूसरे की सुनना नहीं। और आप ये देख रहे हैं बिल्कुल एक कंट्रास्ट है।